हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स दी जाएंगी, बातें आप करेंगे और तबसरा हम। राहिल अशर हैं सबसे पहले कराची से। जी राहिल भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुबश्शिर ज़ैदी साहब, ज़रार खोड़ो साहब, आज एक बात करूंगा थोड़ी सी पर लिमिट्स में रह के। ये जो अभी जो हमारी हुकूमत ने जस्टिस फाइज ये सब जो जज हैं इनके ऊपर नजरसानी के ऊपर एक और नजरसानी की थी। मैं मुख्तलिफ चैनल एक दो दिन से देख रहा था। उसमें जो हमारे सारे जो मतलब एक रशीद रिजवी साहब भी हैं, फिर एक और वकील जो आते हैं, सारे जो आते हैं, उन्होंने एक चीज एक शख्स के ऊपर पिन पॉइंट की। वो मैं उससे पूछूंगा, वो फिंगर उठा रहे हैं फारूक नसीम। कि वही फारूक नसीम है जिन्होंने एक जमाने में अल्ताफ हुसैन को नेल्सन मंडेला से मिला दिया। मेरा सवाल ये है कि ये इमरान खान गवर्नमेंट को अगर कोई जो भी मशवरा दे, क्या उनके ऊपर कंपल्सरी है कि वो ये हर मशवरा जो सही हो या गलत हो वो मान ले? कि भाई आप महंगाई की तरफ आए, महंगाई की तरफ देखे, छोड़ दे एक मामला। नहीं जी, एक लकीर के पीछे लगे हुए हैं, फैसला आ गया उसके पीछे फिर पड़ गए। जरा मुझे इस बारे में आप बताइए कि आया ये गवर्नमेंट सही कर रही है या नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है बेवकूफ़ी कर रहे हैं बिल्कुल। और एक बार फिर ये घूम कर उनके मुंह पर ही लगेगी और फिर तीसरी पिटिशन ले आएंगे। क्या करेंगे? और ये और तो आपने बात की ना कि हुकूमत ऐसा मशवरा, तो हर हुकूमत जो है ना वो मरवाने वाले जो मशवरे हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा अमल करती है। और ये हमने माजी में भी देखा है। अब एक अदालत ने फ़ैसला दे दिया है, उसका रिव्यू भी हो गया है। अब ये जो क्यूरेटिव रिव्यू की वो इस्तेलाह लेकर, हाँ क्यूरेटिव पिटिशन, ऐसे मैं बड़ा सोच रहा था कल से कि यार ये मतलब उर्दू में इसका क्या तर्जुमा होगा, इसका मतलब क्या, किस तरह आप लोगों को समझाएं क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है। तो क्या होगा, इलाज के लिए फरियाद, ऐसे ही कुछ है ना। तो ये तो दाता दरबार पे नहीं मानी जाती यार, वो ऐसा नहीं है। मन्नतें मानते हैं कि यार वो मतलब XYZ से एहतियाब हो जाए। एंड में शायद दाता दरबार पे भी चले ही जाएं। मेरा ख्याल है कि अभी चले जाओ यार। हाँ, मतलब अगले 4-6 महीने के ड्रामे को बंद करो, या एक बंदे को भेज दो, अब्दुल्ला शाह गाजी, किसी और को भेज दो, दाता दरबार, सारी चीज़ें कवर कर दो। फारूक नसीम साहब की ये अपनी काविश है और उन्हें समहाउ वज़ीर आज़म को भी कन्विंस किया है। अटॉर्नी जनरल ने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया है और जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस, उन्होंने भी कंडेम किया है इस चीज़ को कि आप जज साहब के ख़िलाफ़ जो पटिशन कर रहे हैं उसका फ़ैसला हो चुका है और उस पर नज़रसानी भी हो चुकी है। अब कोई ऐसी जो है आपके पास बाकी नहीं रहा लीगल जो स्टैंड पॉइंट जिस पर आप कर सकें। मगर हुकूमत है, ज़ाहिर है कुछ भी कर सकती है, मगर इसका अंजाम भी जैसे ज़रार ने कहा वही होगा कि वापस आके इनके मुंह पर ही पड़ेगी। लेकिन क्रेडिट व क्रेडिट इज़ ड्यू। बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो हर दफ़ा फेल होते हैं, हाँ, और ना सिर्फ अपनी जॉब रखते हैं बल्कि प्रमोट भी होते रहते हैं। बिल्कुल। तो दैट्स समथिंग यार। हाँ। ये गुड़ सिखाओ यार। हाँ, खटक जान साहब हैं नौशहरा से। जी खटक भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये असद तूर के इंसिडेंट के हवाले से एक दो अशार कहने थे। जरूर। कोई हमें बताए क्या तूर को जिन ने मारा, हम क्या फख्र कर सकते हैं, ये वतन है हमारा। हज के लिए यहाँ सूली पे चढ़ना होगा, जिस चीज से जिस्म ढांपा है ये कफन है हमारा। वाह वाह, जितनी मर्जी जुल्म कर लो, डरने वाले हम नहीं। खटक जान का मानना है ये चलन है हमारा। वाह वाह। कोई हमें बताए कि तूर को जिन ने मारा। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। मेरे ख्याल में आपका शेर व शायरी ने ही दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। और आज हमने देखा कि मुजाहरे भी हुए पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों से, लेकिन सहाफ़ी बेचारे मुजाहरे ही कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक यही चीज़ है जिस पे उनका बस चलता है। अदरवाइज़ सहाफ़त का जो हाल है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। मोहम्मद हामिद साहब हैं कराची से। जी हामिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई थोड़ा सा हैबिट के हिसाब से रात को 1-2 घंटे ये न्यूज़ प्रोग्राम वगैरह और ये राय देखता रहता हूँ। और पिछले साल से मैं ट्राई कर रहा था, अभी रमजान में भी इन्होंने होल्ड पे मुझे किया, लेकिन शायद टाइम खत्म हो गया था। ऐसे ही होता है जी। जी तो फरमाइए। तो एक अर्ज ये करना था जी जी
कि कुछ चीजें हमारे यहाँ इश्तिहार की शक्ल में, या जैसे रमजान में एक पैकेज चला आता है कि सबको अतियात चाहिए होती हैं, जी। तो इसमें कुछ मीडिया चेक एंड बैलेंस करता है या जैसे भी होता है दे देता है। मसलन कोई मिसाल देंगे आप? हाँ जी जी, मैं मिसाल ये दे रहा हूँ, LRBD वालों का एक इश्तिहार आता है। अब हमारी आबादी 22 करोड़ कहते हैं, चलो 23 होगी, 24 होगी पूरे पाकिस्तान की। जी जी जी, जी। अब 22 करोड़ का 13-14% बनता है 4.5 करोड़। अब वो 4.5 करोड़ आंखों को, लोगों को अंधा करके बैठे हुए हर रोज हर मरता यही चलाते हैं इश्तिहार वो, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि भाई तकरीबन समझे 20% बन जाता है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमीद साहब, ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेट है या ये जो स्टैट्स दे रहे हैं इनमें कुछ गलती है? ये दो अलग सवाल है। अब ये कुछ ऐसे है कि जैसे अगर फर्ज करें कि एक टूथपेस्ट का ऐड चलता है, वो भी पैसे देते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी टूथपेस्ट 9 में से 10 डेंटिस्ट कहते हैं कि जी हमारी टूथपेस्ट। अब जाहिर है उस वक्त जो ऐड लेने वाला है वो ये नहीं पूछेगा कि सर आप वो 9 डेंटिस्ट के आपको हमें नाम दें, पहले हम उनको चेक करेंगे। तो ओवरऑल बिल्कुल ये एक पॉइंट बन सकता है, लेकिन ये जो इनकी अगर कोई कहते हैं कि जी हमने इतने लोगों को सर्व किया है, you have to take that at face value in the advertisement। और दूसरा ये बात, ये इसका मकसद ये नहीं है कि वो इस वक्त जो है इतने लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, तो दिहाइयों से कर रहे हैं, तो उसकी वो स्टैटिस्टिक्स लेकर के आते हैं। और LRBT एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है, जिस तरह SIUT है, जिस तरह ईदी हैं, जिन पर हम एतमाद करते हैं और करते रहेंगे। जो TV चैनल्स हैं वो भी देखिए गुड फेथ में चलाते हैं। रमज़ान का महीना है, ज़ाहिर है फंडिंग्स पाकिस्तानी जो है बहुत अपना जेब खोल देते हैं, अतिये भी देते हैं, खैरात भी देते हैं। तो ऐसे इदारों को जहाँ जो अच्छा काम कर रहा होता है तो मेरे ख़्याल में उनको ही देनी चाहिए, और देते भी हैं। और ये इदारे खाली इस तरह नहीं होता कि बस अपने एक दावों के ऊपर चलते हैं, इनके बाकायदा ऑडिट्स होते हैं, हर सालाना ऑडिट्स होते हैं जिनमें इनकी फिगर्स सारी की सारी कोट की जाती है। तो इतना इस तरह नहीं है कि कोई भी इदारा आएगा और अगर सर अभी बात काट रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ करें कि कोई ये ऐसा ऐड चल रहा हो कि जी ये मैंने एक गोली इजाद की है और ये अगर आप खाएंगे तो आपका कोरोना वायरस का इलाज होगा, हाँ अगर ऐसी कोई चीज़ चल रही है, इट इज़ पेटेंटली फॉल्स, तो ये मॉरली एथिकली किसी भी लिहाज से वो मतलब लंबे नोट ला के आपके सामने भी रखते हैं, आपको नहीं चलाना चाहिए। सो ये आई मीन यहाँ पर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन। बाबर कलीम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। हेलो बाबर साहब। हेलो बाबर साहब। अच्छा, फिरोज खान है कराची से। अस्सलाम वालेकुम फिरोज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए भाई। हाँ मोहसिन भाई, मैंने अभी प्रोग्राम देखा हुआ था हम चैनल के ऊपर, तो हारून साहब ये बता रहे थे कि अमेरिका को पाकिस्तान कोई हड्डी नहीं दे रहा। आपका प्रोग्राम 1-2 दिन पहले देखा हुआ था, तो आप ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी हड्डे दे रहे हैं। नहीं, अड्डों की बात किसी ने नहीं की सर। ये मैं करेक्ट कर दूं आपको, बिल्कुल हमने मेरे ख्याल इसी हफ्ते पीर को ये शो किया था जिसमें हमने अपने नुमाइंदे को भी लिया था। ख़बर ये थी कि पाकिस्तान ने जो है, पाकिस्तान का एक मुआहिदा है 2001 से अमेरिका के साथ, जिसके तहत जो है एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो पाकिस्तान ने फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका को। इसका कहीं ये मकसद नहीं है कि हम दोबारा से अड्डे दे रहे हैं। जो अड्डे हमने दिए थे वो जनरल मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में दिए थे, और 2012 के बाद जो है जी वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। तो अभी बिल्कुल कुछ खबरें ऐसी भी आई कि इम्कान नहीं है ना, नहीं मुश्किल लग रहा है। साथ तो कभी देता ही नहीं है जी, बिल्कुल धोखा देता है, उसने धोखे के अलावा हमें दिया क्या है? यही चीज़ काश हमारी रियासत को भी समझ आ जाए कि अमेरिका से जो हमारा ताउन है वो बदकिस्मती से जिन अदवार में रहा है, हमने अपने आप को जो है बहुत अंडरसेल किया है। पॉइंट पे रेज करना चाह रहा हूँ कि यार ये एक क्या कहते हैं ना, एक कंडेमनेशन है अमेरिका के पूरे एटीट्यूड की कि 20 साल गुजारे अफगानिस्तान में, इस खित्ते में कोई भी मुल्क, सेंट्रल एशिया ले लो, जो भी
उनके अड्डे रखने के लिए हाँ। तैयार नहीं Central है, बट इट इज अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। Central और Asian ये states इनकी ने अपनी refuse ही, कर जैसे इन्होंने कहा अभी बाबर साहब ने कहा ना, इनकी जो धोखेबाजी है और इनकी जो जनरल एरोगेंस और एटीट्यूड है ना, इसका यही नतीजा है। इसी की बाइस वो अब मार भी खा रहे हैं। नहीं, अगले 2 दिहाइयों में यू विल सी द ग्राफ डिक्लाइन फर्दर। मोहम्मद हारून साहब हैं कराची से। जी हारून भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पूछना था कि जो सीपेक का बिल मंजूर हुआ है सेनेट से, वो जैसे भी हुआ है जी, तो अब ये सीपेक का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या आप समझते हैं कि जो है ना आगे इस तरह चलेगा? देखिए सीपैक का मुस्तकबिल तो सीपैक चल रहा है। उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो हुई थी। उसकी वजह यह है कि एक जो डुअल रेल लिंक करने का जो हमारा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर अभी तक इत्तफाक नहीं हो पाया है, जिसके बायस जो है चीज़ें फंसी हुई हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के ऊपर भी काम हो रहा है, तो ये बात नहीं है कि बिल्कुल ही कोई साकित हो गया है, सुस्त रवि से चल रहा है। और जो बिल मंजूर हुआ है वो सीपैक अथॉरिटी का बिल मंजूर हुआ है, उनके जो सरबराह से लेकर के उनके जो मेंबरान हैं उनका बिल मंजूर हुआ है। इसका मंसूबे से एज सच कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अथॉरिटी का बिल है जिसके तहत कि आप अथॉरिटी के चेयरमैन जो हैं उनके खिलाफ आप अदालती चाराजोई नहीं कर सकेंगे। और दूसरी एमनेस्टी है। जी बिल्कुल एमनेस्टी है, लेकिन देखें ऐसी ब्लैंकेट एमनेस्टी आप दे नहीं सकते। जब ये अदालतों में आती है, अगर आई, तो अदालत अगर आई तो अदालतें फिर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करके उस चीज़ को ख़त्म भी कर सकती हैं। ये बेसिकली एंटी नैब फोर्स फील्ड है। हाँ, यू नो कि कुछ भी हो तो ये नैब, आप नैब नहीं होंगे। तो लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। अगर अगेन बिल्कुल जैसे आपने कहा कि कोर्ट के सामने जाएगी तो यार, हाँ तो जाहिर है बिल्कुल। और ऐसा दूसरा कि इम्यूनिटी का ये मकसद नहीं होता कि फिर आप आज़ाद हैं कुछ भी कर सकें। इम्यूनिटी एक सिक्योरिटी के लिए दी जाती है कि आपको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत लोग फ्रिवलस पिटिशंस करते हैं कि जिसका मुंह उठता है वो आकर जी रहे, मतलब एक पिटिशन कर दी कि जनाब ये देखें ये सीपैक जो है ना ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबा है, इसको ख़त्म कर दें। अब अदालत पूछेगी कि भाई आप उसका सबूत देंगे, आप उसके बारे में, तो वो सिर्फ ये होता है कि फंसा दें किसी तरीके से। अगर किसी का ज़ाती अनाद है या वो है तो फ्रिवलस पिटिशंस हमारे यहाँ तो यार कुछ लोग इतने फारिग होते हैं, उनका काम ये होता है ना कि सर मैं ये देखी एग्जैक्टली। हाँ, आप किसी भी कोर्ट जाए ना, आपको इस तरह के 3-4 कैरेक्टर मिल जाएंगे, पूरी अदालत उनको जानती है। सही बात है। और अभी जुर्माना कल ही किया है शाहिद औरंगज़ई साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा 25,000 रुपए देने का। उन्होंने भी फ्रिवलस पिटिशन एक दायर कर दी थी कि जी किसी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। अदालत ने कहा भाई आप किस बिना पर ये कर रहे हैं, तो इस बंदे को कोई काम दिला दे यार। हाँ बस यार, क्योंकि बहुत बहुत इंतहाई फारिग इंसान हाँ। है। एनीवे अली अच्छा चलें साहब थे कराची से। अली मोहम्मद साहब आपसे हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और मैं अगले कॉल है अली मोहम्मद पटनी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबस्सर ज़ैदी साहब, खोड़ो साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत आप जनाब, मैं ये कराची बदअमनी केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बदअमनी केस में मुख्तलिफ चैप्टर थे। उसमें एक चैप्टर था इंक्रोचमेंट, यानी गैर कानूनी कब्जे। बिल्कुल। तो मैं खासकर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि मेरा जो इलाका है जहाँ हम रहते हैं बल्दिया टाउन, और ये जो बल्दिया फैक्ट्री जली थी उस वजह से बल्दिया टाउन का नाम तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान को पता है। बिल्कुल। तो बल्दिया टाउन में जो इलाका है वहाँ पर एक भी प्ले ग्राउंड और एक भी पार्क नहीं छोड़ा है, तमाम पे कब्जा हो चुका है। और दूसरा जो एम्यूनिटी प्लॉट है उसके ऊपर मेरे जाल बन चुके हैं, ठीक है। और उसमें यहाँ जो इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है बल्दिया टाउन का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करवाई है रिपोर्ट, उसमें तमाम गलत बयानी लिखी है कि ये तमाम हमने डेमोलिश कर दिए गए हैं, जबकि हकीकत में एक प्लॉट पे भी उन्होंने कब्जा खाली नहीं करवाया है। अब हमारे जो बच्चे खेल कूद के जो मैदान है, अगर वो इंक्रोचमेंट करके उन्होंने कब्जा कर लिया है तो बच्चे खेल कूद के लिए कहाँ जाएंगे? प्ले ग्राउंड है, स्कूल के पार्क है, पार्क की जगह है, वो तमाम पे कब्जा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई है वो तमाम गलत बयानी पे मबनी है। तो उसके खिलाफ मतलब है कि कोई ना कोई आवाज उठाएं और एक्शन लिया जाए ताकि लोगों की जो पार्क और प्ले ग्राउंड की जगह हैं या जो एम्यूनिटीज प्लॉट्स हैं वो खाली हो सके
और इस सिलसिले में जाहिर है कि आपकी आवाज़ तो पूरे पाकिस्तान में जाती है। अच्छा अली मोहम्मद साहब, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, कब्जा करने के बाद वहाँ पर क्या किया है? मतलब फ्लैट बनाए हैं, घर बनाए हैं, मतलब मैं थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, उसमें ऐसा हुआ है कि कुछ प्लॉट से जो एमिनिटीज है जिनकी पैमाइश तकरीबन 2-2 हज़ार यार्ड है, उसके ऊपर प्लॉटिंग कर दी गई है चाइना कटिंग के नाम से। इसके अलावा जो एमिनिटी प्लॉट से जो पर्पस फॉर एमिनिटीज थे उस पे मैरिज हॉल बनाए गए, और मैरिज हॉल के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ऑफिशियली इनके पास, ठीक है। इस तरह प्ले ग्राउंड है, उसके ऊपर मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल मतलब है कि गोडाउन बना लिए, वेयर हाउस बना लिए, और जो एमिनिटीज है पर्पस फॉर एमिनिटीज हॉस्पिटल वगैरह के लिए उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने शॉपिंग सेंटर बना लिए है। तो ये तमाम काम जो हुआ है उस पर रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जा रही है वो बिल्कुल गलत बयानी पे इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो बल्दिया टाउन का है उन्होंने गलत बयानी करके रिपोर्ट जमा कराई है और तस्वीरें जाली पेश की है कि हमने ये तमाम डेमोलिश कर दिए। अली मोहम्मद साहब, मेरा ख्याल है कि यार ये इंटरेस्टिंग है, और ये किसी कराची के जो हमारे रिपोर्टर है ना, उनको हम कि उनकी रिपोर्ट देखें और फिर ग्राउंड पर देखें। वैसे पूरे कराची में ही ये हुआ है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बल्दिया है, हर जगह की इस कदर वो हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उन चीज़ों को रिस्टोर करा सके कि इंक्रोचमेंट, लेकिन कम से कम ये तो पता लगे ना कि सर आपके साथ गेम की गई है। अच्छा, लेकिन मसला देखो, घर गरीबों के गिरते हैं, नहीं वो ये और ये जो बिल्डर्स हैं जो कि 11-11, 12-12 मंजिला इमारतें खड़ी करके और बेच के भाग जाते हैं, इनको कोई नहीं पकड़ता। हाँ, तो माल हर जगह लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में कि कराची को उस हालत में रिस्टोर कर पाए। ये तो है, लेकिन फिर भी चलो आवाज़ तो बंदा उठा सकता है। लेकिन ये झूठी रिपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दिलाने का शुक्रिया। ये तो डायरेक्ट कंटेम्प्ट होती है, बिल्कुल, उससे इनफैक्ट उससे भी आगे होगी शायद। सही बात। एनीवे, अगले कॉलर हमारे शाहद सिद्दीकी साहब कराची से। कैसे हैं शाहद भाई? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से जी सर। एक अच्छी बात शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कल कही कि भाई मेरी खारजा पॉलिसी में अपना शेख रशीद साहब वजीर दाखिला है भाई, वो मुदाखलत ना करें, अपना अपने डोमेन में सब रह के काम करें। वो बहुत अच्छा हुआ है और इसी तरह हर मिनिस्ट्री को इस तरह करना होगा। तब ये एक दूसरा ये सवाल जो इलेक्शन रिफॉर्म हो रहा है तो इसके अंदर एक काम कर लेना, अब आइंदा जो हो ना हर चीज हम लोग एस्टेब्लिशमेंट भी डालते हैं ना, तो जितने कैंडिडेट हैं उसका ही होगा, और एक लिस्ट एक झंडा हो पाकिस्तान का, वहाँ कैंडिडेट बना है एस्टेब्लिशमेंट। देखेंगे लोग क्या चाहते हैं, लोग ये जो कैंडिडेट आते हैं इनको पसंद करना चाहते हैं या जिस एस्टेब्लिशमेंट का हर कोई जिक्र करता है, नाम नहीं ले पा रहा होता, खुल के बोल नहीं पा रहा होता, अवामी राय ले लें कि भाई उसको भी लोग इंडोर्स करते हैं या नहीं करते हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट थी, अब आप तज्जिया कर लें। ठीक है, तज्जिया इसमें क्या करें? देखें एस्टेब्लिशमेंट को, मैं आपको इतना कहूँगा कि आप बाहर देखें, काली वीगो तो नहीं घूम रही लेकिन ये कि देखें तजवीज़ अच्छी है कि एस्टेब्लिशमेंट को फिर अपनी पार्टी बना करके आ जाना चाहिए, लेकिन मसला ये उसको वोट पड़ेंगे नहीं, और ये जितने फिर तज्जियाकार आपको वो करते हैं, पहले भी तो बनी है ना यार। हाँ, नहीं वो फिर एस्टेब्लिशमेंट अपनी ज़ेरे साया फिर वो पार्टियाँ इसीलिए बनाती है कि जिसमें जो इधर उधर लोग घूम रहे होते हैं उनको एक छतर छाया में लेकर के आते हैं। जनूबी पंजाब महाज हो गया जैसे, हजारों है यार, यानी पीपल्स पार्टी में से निकाल ली, कितने नून में से शीन खींच के निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो ये निकाल ली, वो कर ली, नून खुद एक जमाने में, हाँ वो एग्जैक्टली सास भी कभी बहू थी। सर रियाज खान कराची से, कभी दामाद जी रियाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत है सर। बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि मैं ज़रा हट के प्रोग्राम में मेरी कॉल मिली है। दूसरी ये कि मुबशिर साहब, अजरार साहब, मैं मॉडल कॉलोनी जिला कोरंगी का रिहायशी हूँ, और मैंने अभी कल या परसों मैंने एक टीवी पे खबर देखी कि किसी बच्चे को जो कुत्ते ने काट लिया था उसकी वैक्सीन किसी सरकारी हॉस्पिटल में कराई गई। 20-22 दिन के बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हुई और वो बच्चे की डेथ हो गई। सियासी लोग भी वहाँ गए, तो मुझे ये अब डर लग गया है। अभी कुछ दिन पहले मेरे भांजे को जो है कुत्ते ने काट लिया था, तो हमने नियर ही यहीं पे प्राइवेट एक हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज कराया और वही मेडिकल स्टोर से फिर दवाइयाँ ली, नियर खुद परचेज की और जाके हमने वो दवाइयाँ लगा ली। अब मेरे दिल में यह आ गया है, डर बैठ गया है कि अल्लाह ना करे अगर किसी को काटे, तो पहले तो मेरे दिमाग में यह था कि मैं जिना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल भागूं, लेकिन अब मैं घबरा गया हूं कि भाई अगर मैं जिना या सिविल जाऊंगा तो 20-22 दिन के बाद क्या होगा। 1 महीने तक जो मेरा दिमाग, मतलब 1 महीने 2 महीने खुदा ना खास्ता उसको अगर हल्का बुखार भी आ जाएगा
तो मैं तो नहीं, जाहिर है परेशानी तो होती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आखिर खुदा के लिए ये दवाइयों में वैक्सीन वगैरह में कुछ इसमें तो अल्लाह का डर रखें, चले बाकी यार जो करना है वो करें। अच्छा देखिए रियाज साहब इसमें, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मतलब ज़ाहिर है कि ये स्टोरी हमने खुद नहीं देखी और ना ही हमें पता है कि उसकी एग्जैक्ट फाइनल मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि एक डॉग बाइट से रिलेटेड हो सकता है कि कोई गलत दवाई मिली हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बिल्कुल कोई अनरिलेटेड चीज़ भी हो सकती है। तो आई गेस जब तक इस पर तहकीक नहीं होगी तो हम ये कोई हतमी जवाब तो नहीं दे सकते ना कि यार ये वैक्सीन थी या ये डॉग बाइट था या ये कोई थर्ड इशू था। और ये कि एंटी रेबीज़ जो वैक्सीन है वो मेरे ख्याल में सरकारी अस्पतालों के पास बेहतर उसमें है अवेलेबिलिटी। अब ये वन ऑफ इंसिडेंट हो सकता है नेग्लिजेंस भी हो सकता है कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो गई हों, जैसे आपने कहा कि वो कंप्लीट रिपोर्ट देख करके पता लगेगा। बहरहाल अगले कॉलर हैं शाकिर हुसैन शाह साहब कराची से। जी शाकिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट मुलाजिम सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी मैं कितने 2-3-4 साल, मैं तो 2003 में रिटायर हुआ था। ओके। लेकिन हालात ये मार्टन क्वार्टर के ये है कि हर जगह से लोग बेच रहे हैं जगह और कोई सुनने वाला नहीं। क्या करें, इसका कोई इलाज है और कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। 8-8 घंटे लाइट जाती है, अभी भी लाइट गई हुई 10 बजे। मुझे समझ आता है गवर्नमेंट मुलाजिम मर जाना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, या उसको कोई और तरीका है, उसको कोई दरिया वरिया में बहा दें किसी तरह कि वो देख नहीं सके ये चीज़ें। देखिए शाकिर भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो जाहिर है गवर्नमेंट मुलाजमीन रिटायर होते हैं उन बेचारों को अपनी पेंशन ही मिल जाए तो बड़ी बात होती है, एरियर्स मिल जाएं। अब तो एरियर्स का इतना मसला हो गया है, आप तो 2003 से रिटायर हो गए, उम्मीद है कि आपको मिल गई होगी। यहाँ लोग 15 से पेंशन्स के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं। नेशनल बैंक का इशू है अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें पड़ी हुई हैं। तो बिल्कुल दिल तो सबका दुखता है भाई, लेकिन कुड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम भी यही करते हैं, आप भी यही कर सकते हैं। काश हमारे पास कोई और जवाब होता आपके लिए, बिलीव मी, लेकिन क्या करें, नहीं है। वक्फा ले सकते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं आमिर अली रावलपिंडी से। जी आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी इस तरह है कि अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो बचपन से तो हम सुनते आए हैं कि जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब माल गनीमत तकसीम हुआ तो एक आम जो शख्स थे उन्होंने उठ के उनसे पूछा कि भाई आपने ये, आपका तो कद माशाल्लाह इतना है, तो आपने ये अपना जो है लिबास कैसे सिलवाया? तो उन्होंने इस बात का बुरा नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा ये देखें, ये मैंने अपने बेटे से लिया है, ये उनका हिस्सा और मैंने अपना ये अपना लिबास सिलवाया। अब जबकि हमारे जब नवाज शरीफ साहब से अगर सवाल होता है या इस तरह जस्टिस काजी फाइजा साहब से सवाल होता है तो उनको भी इस तरह जवाब दे, उनको बुरा नहीं मनाना चाहिए। जवाब दे दें कि भाई ठीक है, ये है मेरा, इस तरह मैंने ये, हमने ये जो भी अपना लंदन में अपार्टमेंट्स बनवाए हैं, ये जो भी हमारा जो भी कुछ हमारे पास है, इसमें तो ये अवाम भी जो है मुतमिन हो जाएगी। और इस तरह हम लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर जो बड़े लोग हैं ये जवाब क्यों नहीं देते अपने, जो इन्होंने अगर ये मुल्क के सरबराह भी रहे हैं या इतने इतने बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, तो ये क्यों नहीं जवाब देते? अवाम को जवाब दे दें, उनको मुतमिन कर दें। ठीक है आमिर भाई, देखिए दो बातें। एक तो देखिए खुलफाए राशिदीन कहाँ और हम लोग किधर। आप मतलब काश हमारे पास वो स्टैंडर्ड्स होते कि हम उस तरह से जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते। जहाँ तक काजी फाइज ईसा के केस की बात है तो जाहिर है वो चीज़ काजी फाइज ईसा से ज़्यादा उनकी अहलिया से रिलेटेड थी। उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तस्लीम भी कर लिया। नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक बात है तो एक इकामा उनका निकला जिस पर उनको नाअहल भी हो गए। अब आप क्या चाहते हैं मज़ीद करना? अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि आप शुरू करें, बेशक हाँ रुकेंगे कहाँ?
क्या आपने सिर्फ इन दोनों से ही पूछना है या फिर आप जनरल परवेज मुशर्रफ से भी ये सवाल करेंगे या फिर जितने बाकी ओहदेदार हैं, और मैं सिर्फ सिविलियंस या मैं जजेस की बात नहीं कर रहा, क्या विल यू ऑडिट एवरी सिंगल जनरल? आई डोंट थिंक ऐसा और सहाफी फॉर दैट मैटर। दूसरी बात है किसी को भी, सबको करो। और देखो ये जो लेकिन ये आप प्लीज इस गलत फहमी में ना रहें कि जो काजी फाइज ईसा के साथ किया गया वो किसी किस्म का एहतसाब था या वो कोई रियासत मदीना का एक हिस्सा था, ऐसा नहीं था। इट वाज प्योर एंड सिंपल विक्टिमाइजेशन। और ये अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। आई कैन पॉइंट यू टुवर्ड्स मेनी आर्टिकल्स और ये, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा पढ़ना होगा, अपने बायसेस को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना होगा, देखना होगा कि हकीकत क्या है, या फिर एहतसाब के नाम पर आपको कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि शायद इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि इससे फिर पूरे जो एहतसाब का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ही क्वेश्चन में आ जाता है। और इसी वजह से बार बार एहतसाब के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि सिर्फ टारगेटेड एहतसाब होता है। हर हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफीन को दबाने के लिए एहतसाब करती है। अगर एहतसाब की बात है तो फिर जाहिर है वज़ीर आज़म को भी आना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो बनी गाला की रिहाइश गाह है वो कैसे रेगुलराइज़ करा ली थोड़े से पैसे दे करके। तो ये चीज़ें भी फिर होनी चाहिए, फिर तो जाहिर है सबकी बात आती है। तो ये चीज़ें जैसे ज़रार ने कहा, फिर हमें दायरा कार जो है इसका वसी करके फिर सब लोगों से ये पूछना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर साद हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। जी क्या हाल है, खैरियत से? आप ठीक हैं? जी भाई। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा क्विकली आपसे बात करना चाहूँगा। असल में मैं MBBS डॉक्टर हूँ और लास्ट टाइम भी 2 डॉक्टर साहिबान ने इस टॉपिक पे बात की थी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंप्लीट प्लीज सुन लीजिएगा, 1 मिनट दे दीजिएगा। जरूर जरूर, गो अहेड। जी एक्चुअली जो है ना, मेरा एग्जाम था 20 मई को, ठीक है, प्लैब 1 का। ये MBBS का एग्जाम, ये डॉक्टर का एग्जाम होता है जो कि यूके जाना चाहते हैं ना। जी जी। तो वो प्लैब 1 का एग्जामिनेशन 20 मई को कैंसिल हो गया। ओके। और इसकी वजह से अब आप देखें दुनिया में कहीं भी जब एग्जाम कैंसिल होता है ना, तो हमेशा ये होता है कि जो वेरी नेक्स्ट एग्जाम होता है ना, उनमें उनको अकोमोडेट किया जाता है। बिल्कुल। अब हमें बिल्कुल भी कहीं पे अकोमोडेट नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है रीबुक करवाएं अपना एग्जाम। अच्छा, रीबुक करवाने से ये होगा कि हमें नेक्स्ट ईयर में जाके कहीं बुकिंग मिलेगी। और दूसरी बात, वो लास्ट टाइम गलत समझे थे कि यूके में एग्जाम नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के। नहीं, वो हमें पता था कि पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं ना कि अगले एग्जाम में, मतलब प्रैक्टिस ये है कि अगले एग्जाम में शिफ्ट, अगला एग्जाम है कब? अगला एग्जाम जी 12 अगस्त को हो रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, लेकिन हमें उसमें एडजस्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, तो आपको कहा जा रहा है कि नहीं, अब दोबारा 1 साल इंतजार करें? तो ये जो जी सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। असल में 1 साल तो ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साल तक भी आप अगर किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे ना, ये 2-2 साल तक बारी नहीं आती बुकिंग में ना। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़े से लोग हैं, ये सिर्फ असल में सिर्फ कहना जो है ना, वो हुकूमत ने ब्रिटिश काउंसिल से बात करनी है। अच्छा। ब्रिटिश काउंसिल जो है ये काइंडली थोड़े से लोगों को अकोमोडेट कर दें 12 अगस्त वाले एग्जाम में, जिनका कैंसिल हो गया कोरोना की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी एक और सवाल, ये जो 12 अगस्त का जो एग्जाम है, ये आपको पता है ये होगा या मतलब 100%? जी ये 100% हो रहा है। आप मुझे कहेंगे मैं लिख भी भेज दूंगा। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया था? हमने अप्लाई किया था 20 मई वाले के लिए अप्लाई किया था, वो कैंसिल हो गया नहीं। तो जब अब ये 12 अगस्त वाला, इसके लिए नहीं किया आपने अप्लाई? वो हम एलिजिबल ही नहीं है अब इसके। अब इसकी डेट सारी खत्म हो चुकी हैं और इसके लिए कोई भी, अब आपको बता रहा हूँ, अगर मैंने अप्लाई अब करना है ना, तो वो नेक्स्ट ईयर में जाके समझ गए। नहीं, ये आपने बहुत बेहतर अंदाज में समझाया है, अब हमें थोड़ी सी समझ आ रही है। तो आप मेरे ख्याल में हम शफकत महमूद साहब के नॉलेज में ये चीज़ ला सकते हैं ताकि वो बात करें। बिल्कुल आपका ज़ाहिर मसला है और जेन्युइन मसला है, तो इसकी तवज्जो दिलाने का इन्होंने हल भी दे दिया है। और ये भी कोई मतलब, देखिए अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं जो हैं, तो आप थोड़ा सा अपने रूल्स को रिलैक्स भी कर सकते हैं। और ये एक बड़ी सिंपल रिक्वेस्ट है कि यार ठीक है, अगर आपने मई वाला एग्जाम कैंसिल कर दिया और ठीक है उसके पीछे वजूहात हैं, मैं मानता हूँ, तो फिर अगस्त वाले में एडजस्ट कर दें। क्या होगा यार, एक और आपको कमरा देना होगा, 2 कमरे देने होंगे, दे दो। साजिद मंजूर हैं लाहौर से। जी साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं अपना मसला बयान करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा है, तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी उसकी कवरेज अपने पास नोटिंग कर लीजिएगा। मसला हमारा ये है कि DHA सिटी के नाम से एक बड़ा मशहूर फ्रॉड सामने आया था कुछ साल पहले। बिल्कुल। और आपने कवर भी किया था। DHA वैली या DHA सिटी? DHA सिटी लाहौर। ओके। 2019 जनवरी में काफी तगोदो के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया जिसमें मुतासरीन को काफी ढारस बंदी और DHA सिटी लाहौर को DHA फेज 13 का नाम दिया गया और तमाम जो जमीन थी वो DHA के हवाले करके DHA के सुपुर्द कर दी गई। अच्छा। और उनको पाबंद किया गया कि 6 साल का प्लान है, 6 साल में डेवलप प्लॉट सारे मालकान को मिलने चाहिए, जिसके अंदर पूरा एक टाइम टेबल दिया गया। जी। उस टाइम टेबल के तहत दिसंबर 2021 में बैलेटिंग होनी थी। जी। अब जब बैलेटिंग का वक्त करीब आया तो DHA सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट के साथ चला गया है जिसमें LDA का एक लेटर है जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है कि मजीद जमीन एक्वायर नहीं कर सकते और क्योंकि यहाँ पे नए मास्टर प्लान के तहत रेजिडेंशियल स्कीम नहीं बन सकती और साथ ही साथ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में कुछ जमीन आ रही है। तो ये वो चीजें थी जो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, जिसके ऊपर हम तो हैरान हैं कि जब 2019 में फैसला आया तो DHA को ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वहाँ पे कुछ नाले बनने हैं, सेवरेज का मसला है, तो जो मसाइल थे वो बताए थे और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मेहरबानी करते हुए वासा को और सब डिपार्टमेंट्स को पाबंद किया था कि DHA को फैसिलिटेट किया जाए ये टाइमलाइन इंश्योर करने के लिए। अब LDA ने एक अप्रूवल जो है वो NOC इशू नहीं किया, ये भी एक अलग मसला है कि किस तरह से वो नहीं हुआ, जो कि 2010 में ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अनाउंस हुआ था। 2019 में फैसला आया। अभी हम एक तो ये बात, लेकिन हमारा ज्यादा जो कंसर्न है वो ये कि DHA ने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त करते कि LD और दीगर इदारों को पाबंद किया जाए, क्योंकि मुतासरीन 2010 से 13 तक पेमेंट कर चुके हैं, पहले ही लेट हो चुके हैं। वो और कितने मुतासरीन हैं सर? इसमें जो तादाद है जो शुरू में थी वो ये 11,700 कनाल जमीन है, 11,000 के करीब, उससे ज्यादा लोग हैं जो मुतासरीन हैं। अब बीच में बहुत सारी दूसरी तफसील हैं जिनके मेरे पास सबूत नहीं है। पिछले दिनों में इसकी सेल परचेज ऑन कर दी गई है, कीमत जो है बहुत ऊपर बढ़ गई। कहाँ ये जा रहा है? DHA की तरफ से आखिरी हियरिंग में ये कहा गया कि इससे जो लोग निकलना चाह रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, लेकिन मेरी नाकिस राय में एक बंदा निकल रहा है तो एक बंदा आ भी रहा है उसके अंदर। ये तो है। DHA को तो ट्रांसफर की फीस मिल रही है, ठीक है। तो बजायर वो मुतासरीन की हमदर्दी में उन्होंने सेल परचेज ऑन की और कोर्ट को बड़े आराम से ये बताया कि इससे फैसिलिटेट हो रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, चूंकि एक जिम्नी सवाल है बिल्कुल, कि जो बंदा आ रहा है उसको वो बता रहे हैं कि ये हम यहाँ से मूव होने जा रहे हैं, तो उस बंदे को तो आज फंसा रहे हैं। बिल्कुल टेक्निकल गेम खेली गई है आपके साथ। तो साजिद भाई ये हम देख लेते हैं 1 जून को अगर सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग है उसको भी फॉलो कर लेते हैं। थैंक यू, तवज्जो दिलाई, और इस बारे में बिल्कुल हम अपडेट करते हैं। एक डेडिकेटेड शो होना चाहिए, हाँ, जिसमें सिर्फ कब्जे, फ्रॉड और पेंशन की ना अदायगी पर बात हो। सही बात है। आप दिन में 4 घंटे का शो कर सकते हैं। सही बात है, ऐसा ही है। इफ्तिखार साहब हैं, वक्फा लेना है हमने जी। वक्फा लेना है या बात करनी है? अच्छा, वक्फा लेना है हमने मैं कह रहा हूँ वक्फा लेना। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर है इफ्तिखार खान लाहौर से, कराची से। कराची से, सॉरी जी। इफ्तिखार भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार खान, जैसे आपने बताया, मैं गुलशन इकबाल का रिहायशी हूँ। एक इज्तिमाई मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा था जी, कि जब जून आता है तो जून से पहले पहले कोशिश करते हैं हमारे हुकूमत के लोग कि जहाँ पैसे लो और इधर उधर ठोंस दो, चाहे उसका कुछ नुकसान है, फायदा तो खैर कम होता है। ब्लॉक 4 की सड़कें जो है ना तबाह हो गई थी पिछली बारिश में जी। 10 महीने के बाद इन्होंने बनाना शुरू की हमारे MNA 243 आलमगीर साहब जी। वो अब क्या कर रहे हैं कि सड़क के ऊपर सड़क बना रहे हैं, और हालांकि इसके PC1 पे उन्होंने खुद बताया, उनके बंदों ने, कि ये जो कट एंड फिलिंग होगी, उन्होंने कटिंग तो की नहीं है, फिलिंग कर रहे हैं, जो इस वक्त भी 4-6 इंच नॉर्मल सड़क से ऊपर चली गई। और जो साइड में 4A और 4 ब्लॉक के अंदर जो सड़कें जा रही हैं, वो इस वक्त अभी इसमें एसफल्ट नहीं पड़ा। ओके।
और वो अभी इतने 6-6 इंच नीचे चली गई। अब जब उस पे एसफल्ट पड़ेगा तो 8 इंच 9 इंच 2 इंच और तो बढ़ जाएंगे जी। उसका रिजल्ट क्या हुआ, सड़कें ऊपर हो गई, मकान जो है वो नीचे चले। समझ गए। तो बारिश आएगी तो जाहिर है पानी सारा घरों में आएगा। आपने PC1 को क्यों नहीं फॉलो किया? आज सारा दिन में एक रोलर आया जो इधर उधर टहल के और वापस चला गया। ये फिक्सेड वाले हैं ना? हाँ हाँ सॉरी, ये फिक्सेड वाले हैं ना हाँ नहीं, लेकिन ये तो मेरा और आपका पैसा है, फिक्सेड का तो नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने खुद लगाया, मैं ऐसी उनकी शनाख्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अगर वो करते तो हमें कोई एतराज ना होता। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये हमारा पैसा जो हमारे टैक्सेस से जा रहा है और आप हमें ही मल रहे हैं आके। भाई इसको आप नुकसान ना पहुंचाए। पहले सड़क जो टूटी हुई थी आप उसको, और जो सड़क बाकी बचा हुआ साफ पीस है उसको खुरशते, उसको निकाल के उसके बाद उस पे फिलिंग करते आप। करना तो ऐसी गालिबन इसका मकसद ये होगा इफ्तिखार भाई, जैसे आपने खुद अंदाज़ा बता दिया कि जून आने वाला है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो जल्दी बना दो, वो करो, और फिर आपको पता है कि बारिशें भी आएंगी तो जाहिर है वो तबाह होगा। जब इस तरह हाफ डन जॉब होगी तो वो तबाह होंगी तो अगले साल दोबारा से फिर यही काम होगा, इसके लिए फ़ंड्स लिए जाएंगे। तो ये तरीक़ा बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब से हम पैदा हुए तब से ही चल रहा है कि एक सड़क को ऐसा कर दें और क्या वो सड़क हुई तमाम। हाँ, तो ये तो भाई जाहिर है, लेकिन अगर PC1 के मुताबिक कर लेते तो उनको ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी। अब बिल्कुल एंड पे आकर के जल्दी वो इस चीज़ को भुगताएंगे, जैसे बहुत सी जगह पे होगा। तो अल्लाह करे बहरहाल कि उस दफ़ा हम यही दुआ कर सकते हैं कि पिछले साल वाली बारिशें ना हो, वरना दोबारा से जो है लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। साइमा अहमद हैं कराची से। जी साइमा। कराची से जी। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ब्लॉक 4 क्लिफ्टन कराची में रहती हूँ। जी। और मेरा जो एरिया है वो कॉन्सुलेट का एरिया है। ऑलराइट जी। चारों तरफ से उन्होंने एक तरफ दीवार बना के रूट को ब्लॉक कर दिया है, दूसरी तरफ से उन्होंने बैरियर्स लगा दिए। हमारे कोई मेहमान नहीं आ जा सकते, हमारा कोई टैंकर नहीं आ सकता। मतलब कौन सा कॉन्सुलेट है ये? जी, यहाँ पे 2-3 कॉन्सुलेट्स है ना। ओके। एक कॉन्सुलेट तो वो है जिसपे हमला हुआ था। जी। जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ तबाह हो गई थी। घर में जो है वो मतलब सारी उसकी गोलियों के निशानात और ग्लासेस, वो तो खुदा के बच्चे नहीं थे मौजूद उनमें। तो अब उसके बाद जो है उन्होंने दोनों तरफ से बैरियर्स लगा के बंद कर दिए। हमारे मेहमान नहीं आ सकते, हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, हम कहीं आ जा नहीं सकते। एक कुत्ता खड़ा हुआ है, अगर कोई उनका बड़ा कोई आता है तो हमसे कह दिया जाता है कि आप अपने घर नहीं एंटर कर सकते, आप उस गली में जाके खड़े हो जाएं, जब तक ये नहीं चले जाएंगे आप नहीं जाएंगे। तो मुझे आपसे ये पूछना था एज अ सिविलियन और एज अ पाकिस्तानी, क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मेरा राइट नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरा ये राइट है कि मैं इस तरह से बंद प्रेजेंट में रहूं? बिल्कुल। और हर वक्त मैं प्रॉब्लम में हूँ। जैसे अब आने वाला है कोई ना कोई हो जाएगा, आप मतलब यहाँ पे ना कोई इंसिडेंस हो जाएगा यहाँ पे, फिर वो जो है वो मतलब यहाँ पे एक चीज एकदम केओस फैल जाता है, लोग अपने घरों से भागना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे रेंजर्स मतलब बना के चौकियां सी और मतलब वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं। ये सिविलियन एरिया है जनाब। जी नहीं बीबी, बिल्कुल ये जो आपका जो इलाका है मैं जानता हूँ उसे, और ये बिल्कुल 100% सही बात बिल्कुल है, ऐसा ही है। अब देखें असूलन, अब मतलब अब सवाल है कि क्या किया जाए। असूलन तो मेरा ख्याल है कि अगर बहुत प्लानिंग से किया जाता तो एक आप एरिया रिजर्व कर देते कि जी ये कॉन्सुलर ब्लॉक है या कुछ। अब वो करना नामुमकिन है। सही बात, कैसे करोगे? बिल्कुल। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सिक्योरिटी, हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें खड़ी कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगा दो
तो ताकि विजिबल सिक्योरिटी नज़र आए। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल इनविजिबल होती नहीं, है दोनों चीज़ें, और लेकिन दीवार लगा करके अगर आप सड़क ब्लॉक कर रहे हैं तो जाहिर है उसके आपको याद होगा एक ज़माने में US काउंसलेट वाली सड़क पे कोई भी नहीं जा सकता था। तो ये चीज़ें तो हुकूमत को देखनी चाहिए, लोकल अथॉरिटीज़ को भी देखनी चाहिए। आप अपील भी कर सकती हैं अगर चाहें, लेकिन आई एम श्योर जाहिर है बहुत नहीं, ये तो आप वो इंटरनेशनल नेशनल सिक्योरिटी इशू में आ जाते हैं ना, फिर तो अपील तो आपकी किसी ने नहीं सुननी। लेकिन ये कि फिर भी आपके तवज्जो से बात पहुंच गई होगी कहीं ना कहीं, तो जो सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनका मसला हल करा दें, क्योंकि लोग सफ़र करते हैं इवेंचुअली। जी, तारिक बिन यूसुफ हैं कराची से। जी तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, मुबशिर साहब, मैं एक छोटे से मसले की तरफ बात करना चाह रहा था। अभी PSL जो है इन्होंने दुबई अबू धाबी शिफ्ट किया है। एक तो अबू धाबी ने इनको जितना जलील किया उसके बावजूद ये PSL उधर कर रहे हैं। कराची में अगर इतनी इनको क़यामत पड़ी थी तो कराची में क्यों नहीं किया, ताकि कराची के जो होटल खाली पड़े हुए हैं उनको बिजनेस मिल जाए। होटल यहाँ पे लेते उनका बिजनेस होता जी। और आप हम जो इकोनॉमी की GDP की बात कर रहे हैं, ये तो सारा सरमाया हम बाहर भेज रहे हैं। फिर सही कह रहे हैं। 4 चार्टर फ्लाइट्स चल रही हैं, एक इंडिया से चली है, एक साउथ अफ्रीका से, एक लाहौर से, एक कराची। बिल्कुल कितना एक्सपेंस हुआ है। इंडिया से हम चीनी मंगाते नहीं है कि कश्मीर कॉज हर्ट हो रहा है, सही बात, लेकिन इंडिया से हम ब्रॉडकास्ट कराते हैं। तो वहाँ कश्मीर कॉज हमारा कहाँ चला गया। ये इस पे किसी ने, मैंने ट्वीट भी किया, खान साहब को भी किया, मतलब आई एम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ खान साहब, बट ये तो एक बिल्कुल ही इडियट वाला PCB ने और PSL ने जो किया है कि आप अपने मुल्क को छोड़ के उधर जा रहे हैं, उधर भी जलील होके जा रहे हैं आप। बिल्कुल बात तो सही है तारिक साहब, बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मुझे भी ये लॉजिक समझ नहीं आई कि अबू धाबी में करने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड है सर। हाँ, 45 to 50, मतलब कैसे खेलेंगे, मतलब यार खुदा का खौफ। हाँ मतलब यार, और इतना पैसा ज़ाया कर रहे हैं इस मुल्क का, जो हमारा और आपका पैसा। कभी-कभी लगता है कि शौक है, एग्री विद यू। पता है कभी-कभी तारिक भाई मुझे लगता है कि शौक है। कि नहीं यार, नहीं जब तक मतलब दिवालिया नहीं निकालेंगे मजा नहीं आएगा। सही बात, फिर तो उस्तादी नहीं हुई। नहीं तो बहरहाल बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है। लास्ट कॉलर है हमारे साथ जी, ज़की हुसैन भक्खर से। जी भाई ज़की साहब, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर मसला ये है, मेरे भाई हैं जी, मेरे अब्बू का मकान था, वो फौत हो गए, अम्मी भी फौत हो गई 89 में। अच्छा, भाइयों ने वो झूठा जो स्टाम्प लिखवा लिया जी। भाई हम 6 भाई हैं कि 3 आप हिस्सेदार नहीं हैं, हमें लिख के दे गए हैं भाई हम भाई आपको मकान आप वो हमें घर नहीं आने देते जी। हमने एप्लीकेशन दी है जी। मेरे बाप का जो जायदाद खरीदी थी वो सन 1950 में खरीदी थी जी, वो स्टाम्प हमारे पास है जी। और इन्होंने जो स्टाम्प लिखवाया है वो सर जी 89 में लिखवाया है। तो किससे लिखवाया इन्होंने स्टाम्प? इन्होंने बस एक फराडिया कोई है जी, 5 रुपए का स्टाम्प है सर, ना वो नोटी पब्लिक है, कुछ भी नहीं है सर, वो ऐसे ही बस हमें तो आप लोगों से दस्तखत लिए थे या नहीं? अच्छा, हमारे जेली दस्तखत सर वहाँ जाली दस्तखत, कोई दस्तखत नहीं किए, कोई अंगूठे नहीं लगाया, जेली दस्तखत है। हमने फिर थाने सिटी में जी दरखास्त दिया भाई इनको वेरिफिकेशन कराएं भाई हमारा वो हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। मुझे कम अज कम भी 5-6 साल हो गए हैं जी। उधर वकीलों के पास जाते हैं, वो कहते हैं दीवानी मुकदमा है, आप अदालत में ना आए, स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं है, आप यहाँ गुम हो जाएंगे, फिरते रहेंगे। मैं तो जी तंग आ गया हूँ, लड़ तो सकता नहीं जी, मेरे से वो छोटे हैं जी, मैं बड़ा हूँ जी, घर मैंने बनाया, सब कुछ मैं अब इंसाफ के लिए फिर रहा हूँ जी। मैं इतना अब सेट हूँ जी, बस क्या करूँ जी, मैं तो मरण पे आया हुआ हूँ। ज़की भाई बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मसला है। ये हर के साथ ऐसे ही सही बात है कि भाइयों के दरमियान होना नहीं चाहिए, एक फैमिली है आप, भाइयों के दरमियान ही होता है, सही बात है। बहरहाल ज़की भाई आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि वकील तो जाहिर है आपको राह नहीं दिखाएंगे, या कोई ऐसा वकील पकड़ें जो फिर आपसे हिस्सा भी मांगेगा और उसको आप वो करके और कोई हल नहीं है इसका। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई हल है, इतने जाली स्टाम्प घूम रहे हैं इस वक्त और नहीं तो में कि कोई हद नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही जी, मंडे को दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।